हिमालय, जिसे हम अक्सर एशिया का जल मीनार भी कहते हैं, ये सिर्फ पहाड़ों की एक शानदार श्रृंखला नहीं है। ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। हाँ, बिल्कुल। और इसी हिमालय की गोद में बसा है हमारा उत्तराखंड, हमारी देवभूमि। जी। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो काफी चिंताजनक है। हिमालय के ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और इसका खास तौर पर उत्तराखंड के इतने नाजुक पर्यावरण और वहां के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे सामने एक विस्तृत रिपोर्ट है जो इसका पूरा विश्लेषण करती है। हाँ, और देखिए, इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ समस्या गिनाना नहीं है, बल्कि उन वजहों को समझना है जिनके कारण ये ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। सही। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसके दूरगामी नतीजे क्या हो सकते हैं, मतलब पानी की उपलब्धता पर, खेती बाड़ी पर, जंगली जानवरों पर, और ये आपदाओं का बढ़ता खतरा। बिल्कुल, वो भी। और सबसे अहम बात, क्या इस रिपोर्ट में कुछ रास्ते, कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं? हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि जब मैंने ये स्रोत पढ़ा तो हिमालय का वो विशाल रूप और उत्तराखंड का वो सांस्कृतिक, वो प्राकृतिक महत्व, और फिर ये आंकड़े, सच कहूं तो थोड़ी बेचैनी हुई। स्वाभाविक है, आंकड़े हैं ही ऐसे। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हिमालयी ग्लेशियर आखिर इतने अहम क्यों हैं। क्या सिर्फ एशिया का जल मीनार कह देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये नाम यूं ही नहीं दिया गया है। ये ग्लेशियर्स मतलब हजारों मीठे पानी के भंडार हैं। एशिया की कई बड़ी नदियां, आप गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु को ले लीजिए, वो इन्हीं ग्लेशियरों से निकलती हैं। करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, खेतों को सींचती हैं। और उत्तराखंड के लिहाज से? उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, केदारनाथ, कितने ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर यही हैं। ये न सिर्फ नदियों को साल भर पानी देते हैं, बल्कि जो हमारा मौसम का मिजाज है ना, हाँ, उसको बनाए रखने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और स्रोत तो साफ कह रहा है कि ये तेजी से सिकुड़ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जी, उनके आंकड़े बताते हैं कि पिछले 50 सालों में उत्तराखंड के ग्लेशियरों का क्षेत्रफल, मतलब एरिया, 10 से 20% तक कम हो गया है। 10 से 20% 50 साल में? हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। और गंगोत्री ग्लेशियर का उदाहरण तो और भी चौंकाने वाला है। बताया गया है कि 1960 के दशक से अब तक ये करीब 1 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर? हाँ, ये आंकड़े स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। और ये हो क्यों रहा है? सबसे बड़ी वजह वो तो जलवायु परिवर्तन ही है, ग्लोबल वार्मिंग। स्रोत में IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट का जिक्र है। उनका अनुमान है कि अगर दुनिया का औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है, जो कि अभी लग रहा है कि बढ़ेगा ही, हाँ, तो हिमालय ग्लेशियर अपना 36% हिस्सा खो सकते हैं। 36%, 1/3 से ज्यादा। सोचिए। लेकिन रिपोर्ट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है ना, इसमें इंसानी गतिविधियों का भी जिक्र है। बिल्कुल, और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। देखिए, जंगलों की कटाई हो रही है, हाँ, पहाड़ों में बेतरतीब और कई बार अवैध खनन, सड़कों का अनियोजित निर्माण और बढ़ता हुआ पर्यटन, ये सब मिलकर ग्लेशियरों पर दबाव डाल रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताता है, इन सब से ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता है। ब्लैक कार्बन, ये क्या चीज है? ये हवा में उड़ने वाले कालिख के बहुत बारीक कण होते हैं। अच्छा। जैसे गाड़ियों के धुएं से, लकड़ी जलाने से निकलते हैं। अच्छा। और ये कण हवा में उड़कर ग्लेशियरों की सफेद बर्फ पर जम जाते हैं। ओहो, तो फिर वो सफेद बर्फ जो सूरज की रोशनी लौटा देती थी। एकदम सही। सफेद सतह धूप को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जब उस पर ये काली परत जम जाती है तो वो सूरज की गर्मी को ज्यादा सोखने लगती है। तो बर्फ और तेजी से पिघलेगी? बिल्कुल, इससे बर्फ के पिघलने की रफ्तार और तेज हो जाती है। तो मतलब जो लोकल प्रदूषण है उसका सीधा असर ग्लेशियर पर पड़ रहा है। ये सिर्फ वैश्विक तापमान का मामला नहीं रह गया है। अच्छा। और इसके अलावा बारिश के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, सर्दियों में बर्फबारी कम हो रही है। ये प्राकृतिक कारक भी इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। तो ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसका सीधा असर उत्तराखंड के पूरे इकोसिस्टम पे पड़ रहा है। चलिए सबसे पहले पानी की बात करते हैं। गंगा, यमुना, अलकनंदा, हमारी जीवनदायिनी नदियां इन्हीं पर निर्भर हैं। हाँ, और यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। विरोधाभास कैसा? देखिए, जब ग्लेशियर शुरुआत में तेजी से पिघलते हैं तो नदियों में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाता है।
हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो इससे कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि भाई पानी खूब है, बल्कि बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन ये एक तरह का झूठा आश्वासन है। लंबे समय में जब ग्लेशियर का जो मूल भंडार है वही घट जाएगा, हाँ, सोर्स ही कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो नदियों में पानी कम हो जाएगा, जिससे सूखे की नौबत आ सकती है। बाप रे, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब आज की बाढ़ कल के सूखे की निशानी हो सकती है। कुछ हद तक हाँ, ये एक जटिल प्रक्रिया है। और बात सिर्फ नदियों के पानी तक ही सीमित नहीं है शायद। रिपोर्ट में ग्लेशियर झीलों के फटने यानी GLOFs, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बढ़ते खतरे का भी जिक्र था। ये GLOF क्या बला है? ये एक बहुत ही गंभीर खतरा है। होता क्या है कि जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसके आगे या किनारों पर पानी जमा होकर झीलें बन जाती हैं। अच्छा। ये झीलें अक्सर मलबे और बर्फ के कमजोर बांधों के पीछे रुकी होती हैं। अब अगर किसी वजह से मान लीजिए तापमान बढ़ने से या कोई और हलचल से ये बांध टूट जाए तो सारा पानी एक साथ नीचे आएगा? हाँ, झील का सारा पानी और साथ में मलबा अचानक भयानक तेजी से नीचे की घाटियों में बह निकलता है। इसे ही GLOF कहते हैं और ये जबरदस्त तबाही मचा सकता है। ओह। स्रोत में 2013 की केदारनाथ आपदा का जिक्र है। माना जाता है कि उसके पीछे GLOF जैसी घटना का भी एक बड़ा हाथ था। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो नदियों में पानी कम होने और मौसम के बदलने का असर वो भूजल पर भी पड़ता है। जमीन के नीचे पानी का स्तर गिर सकता है, यानी पीने के पानी का संकट और गहराएगा। जी बिल्कुल। पानी की कमी का सीधा रिश्ता तो फिर खेती से जुड़ता है। स्रोत कह रहा था कि उत्तराखंड की लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है। हाँ, 70%। और उनकी सिंचाई इन्हीं नदियों पर टिकी है। ये तो सीधा टकराव हुआ। बिल्कुल, और ये टकराव अब जमीनी हकीकत बन चुका है। सिर्फ सिंचाई की कमी नहीं, पानी की अनियमितता भी, कभी ज्यादा कभी कम, ये फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कौन सी फसलें? खासकर सेब, आलू जैसी जो नकदी फसलें हैं, जिन्हें खास तापमान और निश्चित मात्रा में पानी चाहिए होता है, उन पर बुरा असर पड़ रहा है। पहाड़ी ढलानों पर खेती करना तो वैसे ही मुश्किल है। हाँ, मेहनत ज्यादा है। और अब सूखे की बढ़ती घटनाओं ने इसे और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसका एक बड़ा सामाजिक आर्थिक पहलू भी है, वो क्या? जिसके बारे में स्रोत इशारा करता है। पानी की कमी और खेती में घटते मुनाफे के कारण लोग गांवों को छोड़कर मैदानी शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अच्छा, माइग्रेशन। हाँ, ये सिर्फ आर्थिक पलायन नहीं है, ये पहाड़ की संस्कृति, वहाँ के सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर कर रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि इस जनसंख्यिकीय बदलाव का भविष्य में पहाड़ी जीवन पर क्या असर होगा। पानी, खेती और फिर जंगल और जंगली जीव। हिमालय के जंगल जैसे ओक, देवदार के जंगल, ये भी तो पानी के इन्हीं स्रोतों पर पलते हैं। निश्चित रूप से। पानी के स्रोत सूखने और मौसम गर्म होने से एक और खतरा बढ़ गया है, जंगलों में आग लगने का। हाँ, ये तो हम सुनते रहते हैं आजकल। ये आग न सिर्फ पेड़ों को जलाती है, बल्कि जंगली जानवरों के घर भी छीन लेती है। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी काला भालू, ये सब तो पहले से ही दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियां हैं। अब जब उनके रहने की जगह सिकुड़ती है, भोजन पानी कम होता है, तो उन पर अस्तित्व का संकट और गहरा जाता है। स्रोत में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट का हवाला था शायद, जिसके अनुसार हिमालयी क्षेत्र में पौधों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां खतरे में हैं। हाँ, 10,000 से ज्यादा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनमें कुटकी और अतिस जैसी बेशकीमती जड़ी बूटियां भी शामिल हैं, जो दवाइयों में काम आती हैं। जी, ये जैव विविधता का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसके असर शायद हम आज पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, इंटरकनेक्टेड है। सही बात है। जब जंगल बदलते हैं तो उन पर निर्भर रहने वाले कीट, पतंगे, पक्षी, जानवर सब प्रभावित होते हैं। औषधीय पौधों की कमी का असर सिर्फ पारंपरिक चिकित्सा पर नहीं, बल्कि उन लोगों की आजीविका पर भी पड़ता है जो इन्हें इकट्ठा करके बेचते हैं। ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। और इन सब के ऊपर मंडरा रहा है प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता खतरा। क्या पिघलते ग्लेशियरों का सीधा संबंध भूस्खलन और बाढ़ से है? हाँ, सीधा संबंध है। देखिए, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो पहाड़ों की ढलानों को जो एक स्थिरता देते हैं ना, वो कम हो जाती है। अच्छा। जमीन कमजोर हो जाती है। इससे भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। GLOFs से आने वाली अचानक बाढ़ का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। हाँ।
कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि बर्फ के पिघलने और पानी के जमीन में रिसने के पैटर्न में बदलाव से जमीन के अंदर दबाव बदल सकता है, जिससे शायद भूकंपीय गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। हालांकि इस पहलू पर अभी और शोध की जरूरत है। लेकिन खतरा तो है। खतरा बिल्कुल है। 2021 में चमोली जिले में ऋषिगंगा में जो आपदा आई थी, जब ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिरा और भारी तबाही हुई, वो इन बढ़ते खतरों का एक हालिया और बहुत ही दुखद उदाहरण है। हाँ, वो तो भयानक था। स्रोत में मानव स्वास्थ्य और पर्यटन पर पड़ने वाले असर का भी जिक्र था, हालांकि थोड़ा कम विस्तार में। हाँ, स्रोत उस पर विस्तार से नहीं जाता, लेकिन इशारा स्पष्ट है। पानी की गुणवत्ता और मात्रा में जब कमी आएगी तो जल जनित बीमारियां बढ़ सकती हैं। सही। और पर्यटन, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, वो भी अछूता नहीं है। आप सोचिए, अगर 4 धाम यात्रा के रास्ते बार बार भूस्खलन या बाढ़ से बाधित हों, यात्रा रुक जाएगी। या फिर औली जैसी जगहों पर सर्दियों में बर्फ ही न गिरे, तो उसका क्या असर होगा। सही बात है। तीर्थयात्रियों और जो एडवेंचर टूरिज्म पर निर्भर लोग हैं, उनकी आजीविका सीधी प्रभावित होगी। ये तो वाकई हर पहलू को छू रहा है। स्रोत में कुछ आंकड़े एक तालिका में भी दिए गए थे, जो भविष्य की एक डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। जैसे वर्तमान में ग्लेशियर क्षेत्र में 15 से 20% की कमी बताई गई है। हाँ, लेकिन अनुमान है कि 2050 तक ये कमी 30 से 50% तक हो सकती है। आधा जी। और नदी प्रवाह का वो विरोधाभास भी इन आंकड़ों में दिखता है। अभी ग्लेशियर तेजी से पिघलने के कारण अस्थायी तौर पर प्रवाह में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो बाढ़ का कारण बन सकती है। हाँ, लेकिन 2050 तक इसमें 40% तक की भारी कमी का अनुमान है। 40% कमी यानी गंभीर सूखा। बिल्कुल। इसी तरह वनों का दायरा, जो अभी लगभग 45% क्षेत्र को ढकता है, वो सिकुड़कर 30% तक रह सकता है। और जानवरों और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा भी। अभी 500 से ज्यादा प्रजातियां खतरे में बताई हैं। और 2050 तक ये आंकड़ा 1000 को पार कर सकता है। 1000। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, या हमें बता रहे हैं कि ये कोई दूर के भविष्य की समस्या नहीं है जिसे हम बात के लिए टाल दें। सही बात है। तो 2050 बस एक पीढ़ी की दूरी पर है, और ये अनुमान एक ऐसे उत्तराखंड की तस्वीर पेश करते हैं जो आज से बहुत अलग, बहुत ज्यादा संकट में होगा। इन आंकड़ों का आपसी जुड़ाव देखिए। हाँ, ग्लेशियर घटेंगे तो पानी घटेगा, पानी घटेगा तो जंगल सिकुड़ेंगे, जंगल सिकुड़ेंगे तो जैव विविधता खत्म होगी, और ये सब मिलकर आपदाओं को न्योता देंगे। ये एक दुष्चक्र है। ये सब सुनकर तो काफी निराशा होती है, सच कहूं तो। लेकिन क्या रिपोर्ट में कोई उम्मीद की किरण भी दिखाई गई है? क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, निराशा से तो बात नहीं बनेगी। स्रोत समाधानों और सुझावों की बात भी करता है, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि इसके लिए कई स्तरों पर एक साथ काम करने की जरूरत होगी। जैसे सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम तो वैश्विक है। जलवायु परिवर्तन को रोकना, मतलब कार्बन उत्सर्जन कम करना। पेरिस समझौता वगैरह। हाँ, जिसके लिए पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय करारों पर ईमानदारी से अमल करना होगा। और स्थानीय स्तर पर उत्तराखंड में क्या किया जा सकता है? स्थानीय स्तर पर बहुत कुछ किया जा सकता है, और किया भी जा रहा है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे ग्लेशियरों की सेहत पर लगातार नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, खासकर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जो मिट्टी और पानी को सहेजते हैं। स्रोत उत्तराखंड सरकार की एक योजना का जिक्र भी करता है, स्प्रिंग रिजुविनेशन। हाँ, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की योजना। जी, वो एक अच्छी पहल है, उसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके अलावा जो विकास का मॉडल है उस पर भी सोचने की जरूरत होगी शायद। निश्चित तौर पर हमें विकास का ऐसा मॉडल अपनाना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, जो प्रकृति पर कम बोझ डाले और स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाए। हाँ, ये जरूरी है। केमिकल खेती की जगह जैविक खेती को प्रोत्साहन देना, और सबसे जरूरी अवैध खनन और बिना सोचे समझे होने वाले निर्माण कार्यों पर सख्ती से रोक लगाना। देखिए, पहाड़ों की अपनी एक धारण क्षमता होती है, एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। उसका सम्मान करना होगा। बिल्कुल। लोगों की भागीदारी भी तो अहम होगी इसमें। बेहद अहम। स्थानीय समुदायों को इस समस्या की गंभीरता और समाधानों के बारे में जागरूक करना होगा। उन्हें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर पानी बचाने और जंगल सहेजने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। स्कूलों में भी? हाँ, स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को और मजबूत करना होगा। और हाँ, विज्ञान और तकनीक की भूमिका भी कम नहीं है।
सैटेलाइट तस्वीरों से, ड्रोन सर्वे से और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित मॉडलों से। अच्छा। हाँ, ग्लेशियरों में हो रहे बदलावों, झीलों के बनने और भविष्य के खतरों का ज्यादा सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तो तकनीक मदद कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम विकास की जरूरतों जैसे सड़कें, बिजली, पानी और पर्यावरण संरक्षण के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, खासकर हिमालय जैसे इतने नाजुक और संवेदनशील इलाके में। ये एक बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर नीति बनाने वालों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने जो स्रोत देखा उससे ये साफ है कि हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना महज एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुआयामी संकट है। बिल्कुल। जिसका असर वहां के पानी, जमीन, जंगल, जीव जंतु, खेती, अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी हर चीज पर पड़ रहा है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत इसे उत्तराखंड के लिए अस्तित्व का संकट कहता है और मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये देवभूमि अपनी उस अनूठी प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को खोने के कगार पर पहुंच सकती है जिसके लिए ये जानी जाती है। रिपोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर हमने तुरंत एकजुट होकर और सही दिशा में कदम नहीं उठाए तो ये अनमोल विरासत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और इसका असर सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। इसका असर उन करोड़ों लोगों पर भी पड़ेगा जो मैदानी इलाकों में इन हिमालयी नदियों पर निर्भर हैं। पूरे दक्षिण एशिया पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये वाकई बहुत गंभीर बात है और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्रोत ने इन सभी चीजों के आपसी जुड़ाव को तो उजागर किया है। ग्लेशियर, नदियां, जंगल, मौसम, लोग सब जुड़े हैं, पर क्या इन बदलावों के कुछ ऐसे अदृश्य या अप्रत्यक्ष प्रभाव भी हो सकते हैं जो शायद अभी हमारी नजर में नहीं आ रहे? क्या मतलब है आपका? जैसे हिमालय की तलहटी से बहुत दूर मैदानी इलाकों में खाद्य सुरक्षा पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, या फिर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मॉनसून पैटर्न पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।